हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का कम पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक और पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन जैसा हम लोगों ने लाइव प्रोसेस में किया कि रिप्रोडक्शन जो है एक लाइव प्रोसेस नहीं है। रिप्रोडक्शन किए बिना भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा रह सकता है, और लाइव प्रोसेस वो होता है जिसके बिना ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। तो रिप्रोडक्शन किए बिना भी वो धरती पर जीवन जी सकता है, रह सकता है, बहुत अच्छी तरह से रह सकता है, लेकिन वो लाइव प्रोसेस में नहीं आता है। इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। एक अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति जब लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, जैसे गाय जो है वो अपने बछड़े को जन्म देती है, मनुष्य जो है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है? लाइफ प्रोसेस तो नहीं, लेकिन क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है? तो रिप्रोडक्शन इसलिए करता है ताकि उस ऑर्गेनिज्म का जो भी प्रजाति है उस धरती पर बना रहे, नहीं तो एक दिन बाद वो विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। So reproduction ensures continuity of a particular species on this earth. दूसरा इसका एडवांटेज है कि it creates genetic variation which leads to stability of a species. और ये जेनेटिक वेरिएशन जो आता है वो ऑर्गेनिज्म के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है, और उसको स्टेबल करने में, उसको बहुत सर्वाइव करने में उसको फायदा करता है। एंड इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। उससे नए नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, नया प्रजाति भी बनता है, और वो सुपरफाइन होकर अच्छा होकर के इस ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति होता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, उसके ये फायदे हैं। अभी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म, मेल या फीमेल व्हाटएवर जो भी हो, वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उससे रिप्रोडक्शन होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें दो अलग अलग पेरेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। मेल पेरेंट्स, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, यानी इसमें फादर होता है मेल जो होता है, और फीमेल जो होती है वो मदर होती है। तो फादर और मदर दो अलग अलग इंडिविजुअल के मिलने से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। टू पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। उसके बाद जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर हम लोग डिफरेंस वाइज ही देख कर लेते हैं कि इसमें कोई गैमिट नहीं बनता, नो गैमिट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई मेल सेक्स फीमेल सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए कोई गैमिट फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमिट होता है और फीमेल गैमिट होता है। मेल गैमिट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमिट को हम लोग एग बोलते हैं। तो स्पर्म और एग सेल का फॉर्मेशन होता है, और उस गैमिट फॉर्मेशन के कारण जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नो फर्टिलाइजेशन, गैमिट नहीं बनता है इसलिए उनका कोई फ्यूजन भी नहीं होता, और फर्टिलाइजेशन भी इसमें नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट होता है, यानी मेल सेक्स सेल स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स जो भी बनते हैं आर जेनेटिकली सिमिलर इन कैरेक्टर। जेनेटिकली सिमिलर होता है क्योंकि वेरिएशन बहुत कम आता है, सेक्स से इन्वॉल्व नहीं होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली सिमिलर, वो जेनेटिकली समान होते हैं। जबकि ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल सेल इन्वॉल्व होने के कारण जो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट कर जाता है, और जेनेटिकली वो डिसिमिलर हो जाते हैं। उसके बाद जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जैसे बैक्टीरिया और लोअर ऑर्गेनिज्म में ये होता है, बहुत सारे स्मॉल प्लांट्स भी करते हैं, और ये बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस होता है, एंड इट टेक्स फ्यू मंथ्स और ईयर्स, बहुत महीने और साल भी इसमें लगते हैं, और इनका रिप्रोडक्शन जो है वो लंबा समय तक चलता है।
तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा, और दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या है इसको हम लोग अभी देखें। आगे हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 मेथड होते हैं, जो जिसके जरिए सिंपल ऑर्गेनिज्म और लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स वगैरह जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है फिशन, उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद है बडिंग, उसके बाद है रीजेनरेशन, पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और छठा है स्पोर फॉर्मेशन। और ये 6 मेथड के जरिए जो है ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सबसे पहले फिशन की हम लोग बात करें। जो फिशन है ये दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक करना, स्प्लिट करना, टूट जाना। जब कोई ऑर्गेनिज्म दो भाग में टूटता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स एंड गिव राइज टू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, एक से टूट के दो नए ऑर्गेनिज्म को उत्पत्ति करेगा, तो उसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे। और बाइनरी फिशन जो है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है इरेगुलर बाइनरी फिशन, जैसे अमीबा का शेप जो होता है वो इरेगुलर होता है, हम लोग जानते हैं। तो अमीबा किसी भी तरह से इरेगुलरली होता है, इसलिए किसी भी तरीके से वो डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, दो डॉटर अमीबा सेल्स बनाता है, उसको हम लोग इरेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं। दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, जो कि लेस्मेनिया में होता है, लेस्मेनिया डोनाभानी, जो कि एक पैरासाइट है, जो कि एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि काला जार यानी कि ब्लैक फीवर को फैलाता है। आगे करके हम लोग देखेंगे। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन भी होता है, जो कि पैरामीशियम के केस में होता है। तो ये बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, और स्प्लिट करके बाइनरी मतलब 2 होता है, बाय मीन्स 2, तो दो पार्ट में टूटता है, दो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है, तो इसको हम बाइनरी फिशन कहते हैं। मल्टीपल फिशन में ब्रेक्स इनटू मेनी पार्ट्स, मेनी सेल्स में वो ब्रेक करता है और बहुत सारा सेल्स बनाता है, तो उसको हम लोग मल्टीपल फिशन कहते हैं। जो कि मलेरियल पैरासाइट आपका प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया फैलाता है, उस मलेरिया बीमारी जो होता है मलेरिया बुखार, तो प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है और बहुत सारे इंडिविजुअल को बनाता है। वो टूट करके बहुत सारे इंडिविजुअल बनाता है, तो वो मेनी पीसेस में टूटता है, तो मल्टीपल पार्ट्स में टूटता है, इसलिए मल्टीपल फिशन होता है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो फ्रेगमेंट्स में टूटना, ये फ्रेगमेंटेशन जो है आपका ये स्पाइरोगायरा में होता है। बडिंग, रिजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोर फॉर्मेशन, एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिशन। फिशन पहला प्रोसेस जो हम लोग कर रहे हैं वो है फिशन। फिशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन जो होता है वो इसमें जो है 2 डॉटर सेल्स आर इन्वॉल्व, या 2 डॉटर सेल्स जो होता है आर फॉर्म होता है। तो बाइनरी फिशन में हम लोग लिखते हैं 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं बाइनरी फिशन में। मल्टीपल फिशन में मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, मेनी डॉटर सेल्स, इसमें बहुत सारे सेल्स बनते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम के केस में जो है वो जिसको हम लोग मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया फीवर फैलाता है। ये कॉजेज मलेरिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डायजेनेटिक पैरासाइट जो होता है, मलेरिया जो है वो हमारे लीवर सेल्स में उनको डैमेज करता है, वहां पर वो ग्रो करता है। तो ह्यूमन बीइंग के केस में तो प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआ, मलेरियल पैरासाइट जो होता है एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ वर्ग जो है उसमें सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अमीबा भी उसी में है, पैरामीशियम भी उसी में है, प्लाज्मोडियम भी उसी में है। तो मलेरियल पैरासाइट और प्रोटोजोआ जो है वो मल्टीपल फिशन करता है। उसके बाद जो है आपका
बाइनरी फिशन में दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और बाइनरी फिशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो बाइनरी फिशन जो है वो 3 तरह से होता है। तो बाइनरी फिशन जो है वो पहला बाइनरी फिशन जो होता है वो होता है आपका इरेगुलर बाइनरी फिशन। इरेगुलर बाइनरी फिशन जो है ये अमीबा में होता है। अमीबा इज ऑल्सो प्रोटोजोआ। इरेगुलर शेप का होता है, इसलिए इरेगुलर ये बाइनरी फिशन करता है। इरेगुलर डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। इरेगुलर बाइनरी फिशन इन केस ऑफ अमीबा। और दूसरा जो होता है ये इसमें आपका वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडिनल, ये एनसीईआरटी का बुक में आपको दिया हुआ है, पढ़ना है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो कि लेशमेनिया में होता है। यहां बाइनरी कर दीजिए, बाइनरी फिशन जो कि लेशमेनिया में होता है। इसका एग्जाम्पल जो है आपका है लेशमेनिया डोनाभानी। उसका पूरा नाम होता है लेशमेनिया डोनाभानी। लेशमेनिया डोनाभानी प्रोटोजोआ पैरासाइट। प्रोटोजोआ पैरासाइट विच कॉजेज, इसको याद रखिएगा, विच कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड कालाजार। KALAZAR, कालाजार, जिसको हम लोग ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। और ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो कालाजार नाम का एक बीमारी जो है ब्लैक फीवर फैलाता है बहुत ज़्यादा। जो है वो डेंजर डिजीज है। तो ये कालाजार का बीमारी जो है लेशमेनिया डोनाभानी के द्वारा होता है। लेशमेनिया जो है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन करता है। करके हम लोग अभी समझ लेंगे कैसे होता है। उसका तीसरा तरह का जो होता है आपका जो बाइनरी फिशन होता है, जो इंडिविजुअल जो पैरेंट सेल है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, तो 2 भाग में टूटता है, इसलिए इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। वो होता है ट्रांसवर्स तरीके से, जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ये पैरामीशियम में होता है। आपको तो ये नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे। ये होता है आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम जो होता है वो भी ये फिर एक प्रोटोजोआ है। ये पैरासाइट नहीं है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ वर्ग से आता है पैरामीशियम। तो अगर हम लोग बात करें अमीबा के केस में, तो जैसे अमीबा का बॉडी जो है इरेगुलर शेप का होता है, न्यूक्लियस होता है। ये इधर से किसी भी प्लेन से डिवाइड करके जो है 2 डॉटर सेल्स जो है ये बना सकता है। 2 डॉटर सेल्स जो बनाता है, तो ये अमीबा के केस में जो है आपका इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। अगर हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन का, तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन जो होता है वो आपको देखने को मिलता है लेशमेनिया में। लेशमेनिया में देखने को मिलता है। ये लेशमेनिया में ये बहुत लंबा सा फ्लैजेला होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे डिवाइड करता है। हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में लॉन्गिट्यूडनल ऐसे बोलते हैं। फिर एक नया फ्लैजेला इधर से डेवलप करता है और ये 2 भाग में टूट जाता है और 2 लेशमेनिया डोनाभानी का निर्माण करता है। 2 लेशमेनिया बनता है, और इस तरीके के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं, जो कि लेशमेनिया में होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का बात कीजिए, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो है वो आपका पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में इस तरह से चप्पल आकार का होता है। पैरामीशियम में जो है ये ट्रांसवर्स तरीके से ये ऐसे कटता है, ये ऐसे कट जाएगा आपका ट्रांसवर्स तरीके से। ट्रांसवर्स माने हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ट्रांसवर्स तरीके से ये आपका हो गया, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हुआ, और ट्रांसवर्स में जो है हम लोग लीनियर में फैशन में ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे जो है लीनियर फैशन में। तो ट्रांसवर्स डिवीजन जो होता है ये पैरामीशियम में होता है, पैरामीशियम में होता है। और इस तरीके से जो है आपका लीनियर फैशन में सीधे ऐसे जब आप काटते हैं तो 2 भाग में, जैसे ये पैरामीशियम है आपका, ये ऐसे अगर पैरामीशियम को ऐसे बना दिया गया तो ये ऐसे कटेगा, 2 भाग में बटेगा, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। तो ये हो गया फिशन, जो 2 पार्ट में था, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। उसका अगला मेथड जो हम लोग करने वाले हैं वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको फ्रेगमेंटेशन जो है वो होता है हमारा
स्पायरोगायरा को हम लोग बोलते हैं पॉन्ड सिल्क एल्गी या फिलामेंटस एल्गी जिसको बोलते हैं, जो कि तालाब में जो काई पाया जाता है वो होता है आपका एल्गी स्पायरोगायरा। उसके बाद जो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो एल्गी में होता है, मल्टीसेलुलर एल्गी में। फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस एल्गी, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉन्ड सिल्क एल्गी, काई जो तालाब में होता है वो उसमें होता है। सो फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस एल्गी कॉल्ड स्पायरोगायरा। इट इज अ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. When it mature, breaks into different fragments and each fragment give rise to new individual. और नया इंडिविजुअल की उत्पत्ति फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में टूटने के कारण होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एल्गी की बात करें तो अगर आप पॉन्ड सिल्क एल्गी को देखते हैं तो ये मल्टीसेलुलर होता है, उसमें बहुत सारा सेल्स जो है इस तरह से बटे हुए रहते हैं। इसमें जो है ऐसे ऐसे जो है आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे उसमें जो है एल्गी में रहता है। ये एल्गी मल्टी सेलुलर होता है, इसमें और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये 1 सेल 2 सेल 3 सेल हुआ और ये ब्रेक करता है फ्रैगमेंट्स में, इधर टूटा इधर टूटा इधर टूटा, 3 फ्रैगमेंट्स में, तो 3 एल्गी का निर्माण होगा। ये स्पायरोगायरा इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें स्पाइरल सेप्ट जो है, एल्गी होता है तो ग्रीन होता है, हरे रंग का काई जो होता है, स्पाइरल सेप्ट क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इसके कारण जो है इसका नाम स्पायरोगायरा है। और ये फिलामेंटस एल्गी है, काई जो तालाब में हम लोग देखते हैं। और ये जितने फ्रैगमेंट्स में 3 बार 4 फ्रैगमेंट्स में 4 टुकड़ों में टूटा तो उससे नया इंडिविजुअल का निर्माण होगा। ईच फ्रैगमेंट्स गिव राइज टू न्यू एल्गी। और इस तरह के मेथड को हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि मल्टी सेलुलर एल्गी में होता है। तो हम लोग बाइनरी फिशन और फिशन बाइनरी जो होता है और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस में यही करते हैं कि फिशन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अमीबा पैरामीशियम ये सब में हो रहा है, आपका लेशमेनियम हो रहा है, सब सिंगल सेल का है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन जो होता है, जो स्प्लिटिंग दोनों में ब्रेकिंग होता है, टूटना होता है, वो मल्टी सेलुलर में होता है फ्रैगमेंटेशन, और जबकि फिशन जो है वो यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है। और जो आपका फ्रैगमेंटेशन जो है वो उसका कोई भी तरीके से होगा, आपका किधर से भी हो रहा है, कोई भी फ्रैगमेंट्स होगा, इसमें कोई पार्टिकुलर तरह से स्पीसीज जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल या फिक्स तरह से टूटेगा, या इरेगुलर, या आपका जो है ये ट्रांसवर्स टूटेगा। तो ये आपका हो गया फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद अगला जो है मेथड है तीसरा, वो है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है बड यानी स्मॉल आउटग्रोथ, बाहर की तरफ। बडिंग हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है। इन बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ, बाहर की तरह एक छोटा सा आउटग्रोथ जिसको हम लोग बड बोलेंगे, कॉल्ड बड, डेवलप्स ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन पार्टिकुलर साइट। एक साइट पर बहुत सारा सेल्स बार बार डिवाइड करके एक नया आउटग्रोथ बनाता है, जिसको हम लोग बड बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन उसी बड के कारण होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बडिंग। और ये ईस्ट और हाइड्रा में होगा। अगर आप जो बात करें हम लोग ईस्ट का, तो ईस्ट एक फंजाई है, सैक्रोमाइसिस उसका साइंटिफिक नेम है। तो जो फंगस ईस्ट जो होता है, उसमें ईस्ट में एक बाहर की तरफ जो है छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप करता है। ये आउटग्रोथ जो है रिपीटेड सेल डिवीजन कर डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद जो है ये बहुत और दूसरा 2 ईस्ट बनाता है, और ये डिवाइड करके जो है ईस्ट सेल बहुत सारा बनाता है। और रिपीटेड सेल डिवीजन होने के कारण जो है ये एक स्मॉल बड यानी कि आउटग्रोथ के जरिए करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बडिंग। और अगर हम लोग बात करें हाइड्रा में, तो इन हाइड्रा बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एज वन स्पेसिफिक साइट एट वन स्पेसिफिक साइट। These birds develop into tiny individuals and when fully mature, और जब धीरे धीरे वो ग्रो कर जाता है और मैच्योर कर जाता है, तो डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इस तरह से नया हाइड्रा का निर्माण होता है। अगर आप हाइड्रा का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें लंबा सा जो है वो टेंटिकल्स होता है, इसमें टेंटिकल्स होता है, लंबा सा टेंटिकल्स जो फूड कैप्चरिंग में उसको मदद करता है। उसके बाद जो है ये हाइड्रा इस तरह से जो है ये रहता है, आपका सबटेटम से जुड़ा हुआ रहता है, और नीचे की ओर यहाँ पर जो है एक स्मॉल आउटग्रोथ बड डेवलप करता है, इसको हम लोग बोलते हैं बड। ये बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, रिपीटेड सेल डिवीजन करने की स्पेसिफिक साइड में, जनरली लोअर साइड में जो है यहाँ पर एक बड डेवलप करता है। जिस भी फिगर में देखोगे नीचे की ओर
ये एक बड जो है वो रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल वहां डिवाइड करके एक बाहर की ओर एक आउटग्रोथ बनाता है जिसको हम लोग बड कहते हैं, और ये धीरे धीरे डिवाइड करके एक छोटा इंडिविजुअल बनाता है। फिर धीरे धीरे जब मैच्योर कर जाता है तो मैच्योर करने के बाद जो है वो फुल्ली डिटैच हो जाता है, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है ये कट करके, और अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल का निर्माण करता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू हाइड्रा, और ये पेरेंट सेल से बनता है। ये टेंटिकल्स था, टेंटिकल्स। तो इस तरह से बडिंग जो है वो हाइड्रा में होता है। उसके बाद जो है आपका रीजेनरेशन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें, जैसे छिपकली का जो पार्ट पूंछ कट जाती है, या स्टारफिश का जो कट जाता है पूंछ, जो बॉडी का पार्ट जो लॉस कर जाता है वो रिजेनरेट कर जाता है और फिर से पुनः आ जाता है, तो उसी को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीगेन और रीग्रो द लॉस्ट पार्ट्स बाय रिपीटेड सेल डिवीजन इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इसका एग्जांपल लिजार्ड स्टारफिश में है। लेकिन नया इंडिविजुअल जो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लानेरिया के केस में उसका पूरा बॉडी बन जाता है, सिर्फ लॉस्ट पार्ट ही नहीं आता, वो पूरा नया इंडिविजुअल बनाता है, तो वो प्लानेरिया के केस में होता है। प्लानेरिया जो होता है वो फ्लैट वॉर्म्स उसको हम लोग बोलते हैं प्लानेरिया को। तो अगर आप उसको देखेंगे तो इस तरह से उसका जो है बॉडी इस तरह से रहता है। ये प्लानेरिया में यहाँ पर ये आई स्पॉट होता है, रूडिमेंट आई होता है, ये आई के जैसा दिखता है। सबसे पहले आई का यहीं से डेवलप हुआ था, रूडिमेंट आई स्पॉट रहता है। और ये प्लानेरिया का बॉडी इस तरह से जो है आपका, ये बॉडी इस तरह से प्लानेरिया के फ्री। प्लानेरिया इज ए मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है, फ्रेश वाटर है, पानी में रहता है, और ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और एसेक्सुअली भी करता है। सेक्सुअली ज्यादातर करता है, सेक्सुअली भी कर सकता है ये। लेकिन इस कंडीशन में ये जो है, इसको अगर हम लोग 3 पार्ट में काटते हैं तो यहां से एक प्लानेरिया बनेगा, यहां से एक प्लानेरिया बनेगा, यहां से एक प्लानेरिया। स्पेशलाइज सेल्स इसके बॉडी में होते हैं जो डिवीजन करते हैं, रिपीटेड सेल डिवीजन करके और डिवाइड करके और नया प्लानेरिया को जन्म देते हैं। सो व्हेन अ फुल्ली मैच्योर प्लानेरिया इज कट इनटू और ब्रेक इनटू मेनी पीसेस, it has specialized cells which divides rapidly and each piece give rise to new individual, न्यू प्लानेरिया को जन्म देता है। इस तरह से रीजेनरेट कर जाता है स्पेशलाइज सेल्स होने के कारण। कट करने पर भी कट करने पर भी वो, या किसी कारण से टूटता है, कट हो जाता है, तो वो उसका बॉडी कट कर जाता है, तो वो 3 भाग में कटेगा तो 3 प्लानेरिया का निर्माण होगा। स्पेशलाइज सेल्स जो है वो रिजेनरेट कर जाते हैं, और इस तरह की प्रोसेस को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इट इज ए टाइप ऑफ, 5वां जो मेथड है, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म्स न्यू प्लांट with the help of its vegetative part like root, stem and leaf. वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो एसेक्सुअल मेथड है वो, इसके जरिए प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे रूट, लीफ एंड स्टेम। अगर हम लोग प्लांट का बात करें तो आप प्लांट को देखते हैं कि प्लांट में जो है फ्लावर होता है, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है, और लीफ होता है, और रूट होता है। रूट ये वेजिटेटिव पार्ट होता है। इसके जरिए जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो बाय स्टेम, लीफ और रूट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो प्लांट का वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करता है फ्लावर के जरिए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट से करता है, स्टेम के जरिए करता है, लीफ के जरिए करता है, और रूट के जरिए करता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है, जो वो 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और एक होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है उसमें नेचुरल तरीके से प्लांट जो है वो नया डेवलप करता है, नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट विदाउट ह्यूमन एफर्ट और इंटरवेंशन। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जरिए मनुष्य का कोई उसमें प्रयास नहीं रहता, और नेचुरल तरीके से ग्रो करता है। नेचुरली ऑकर्सिंग प्लांट डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट और इंटरवेंशन, मनुष्य के क्रियाकलाप के कारण, और मनुष्य जब उसमें अपना एफर्ट लगा करके जब नया प्लांट बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ऑकर्स आर्टिफिशियली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्य के प्रभाव से वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। हम लोग अपने आर्टिफिशियल तरीके से, अपने मदद से हम लोग उसमें कुछ नया कैरेक्टर ऐड करके, इंडिविजुअल तरीके से प्रयास करके, और ह्यूमन मेड, मैन मेड वेजिटेटिव प्रोपागेशन उसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं,
करते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम और लीफ के जरिए होता है। बाय रूट से हम लोग देखते हैं स्वीट पोटैटो में, गुआवा में, आप शकरकंद में देखोगे उसकी जड़ से जो है वो नया प्लांट निकल पाता है, और उस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम लोग बाय रूट के जरिए होता है, जिसको स्वीट पोटैटो और गुआवा में होता है। बाय स्टेम के जरिए जो आप आलू देखते हैं, आलू में हम लोग देखते हैं आंख निकल आता है, बड निकल आता है, और जितना बड कटिंग करके हम लगाते हैं, 2 आई है, 3 आई है, बड है, तो वो उससे नया पोटैटो का फॉर्मेशन होता है। और अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो, इसलिए पोटैटो में जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन स्टेम के जरिए होता है। और पोटैटो में, ओनियन में बल्ब निकल आता है, देखते हैं बड़ा बड़ा लाफ जो है प्याज में निकल आता है, और उसको हम गाड़ देते हैं तो नया प्याज उससे निकल जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम होता है, लेमन में होता है। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीफ जो होगा वो ब्रायोफाइलम में होता है। ब्रायोफाइलम के पत्ती में आप देखते हैं किनारे किनारे जो है वो मार्जिन में नॉच बना हुआ रहता है, नॉच, जिसको हम लोग बड बोलते हैं, बड मार्जिन बोलते हैं। और ये ग्रो करता है धीरे धीरे, और ग्रो करने के बाद जब ये मिट्टी में गिर जाता है तो मॉइस्ट अगर मिलने पर, फेवरेबल कंडीशन होने पर, और ये नया प्लांट ग्रो कर जाता है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीफ ब्रायोफाइलम में होता है। उस तरीके से को हम लोग बोलते हैं आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय लीफ, यानी ये नेचुरल तरीके से होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन 3 तरीके से होता है, ये भी कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग में हम लोग तना को काट देते हैं, और काट करके उस कटे हुए पार्ट को जो है हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं। मिट्टी में लगाने के बाद उसको नमी उमी देते हैं, उस पर पानी देते हैं, तो उससे नया प्लांट निकल जाता है, ये कटिंग है। अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड द कट एंड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मॉइस्ट सॉइल। जब हम लोग कटा हुआ पार्ट को रखते हैं, स्लाइड तिरछा कट करते हैं, और उसको हम लोग जब जमीन में गाड़ देते हैं तो वो नमी मिल करके गीलापन मिलता है, तो उसमें धीरे धीरे नया प्लांट डेवलप कर जाता है, पत्ती आने लगता है और नया प्लांट डेवलप कर जाता है। तो ये कटिंग के जरिए होता है। ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोसेस हम लोग कटिंग करके अपने से करवाते हैं, तो ये मैनमेड हुआ, आर्टिफिशियल हुआ। उसके बाद लेयरिंग है। लेयरिंग में क्या करते हैं हम लोग कि जनरली जैसे ग्रेप वाइन वगैरह है, लत्तर प्लांट है, जैसे आपका अंगूर का पौधा है, ये ग्रेप वाइन जो होता है वो हुआ, या संतरा हुआ, उसकी टहनियों को, डालियों को हम लोग जो थोड़ा पतला होता है, लचीलापन होता है, उसको हम लोग खींच के लाते हैं और खींच करके जमीन में सटा देते हैं, और सटा करके उसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, मिट्टी का से ढक देते हैं। थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका ऊपर निकला हुआ रहता है, और उससे जो है फिर उसमें नया धीरे धीरे जड़ आ जाता है, और नया प्लांट उससे डेवलप करता है। तो फिर पेरेंट प्लांट से जो उसका डाल रहता है उसको काट देते हैं, और इस तरह से नया इंडिविजुअल जो है उससे डेवलप करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। लेयर चढ़ाते हैं सॉइल का, इसलिए लेयरिंग। ये लिखा हुआ द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज बेंट डाउन until it touches the soil। जब मिट्टी को टच करता है वहां तक बेंड करके लाते हैं। द स्टेम इज देन कट वंस इट डेवलप रूट, और जब रूट उसमें आ जाता है तो उसका स्टेम पेरेंट प्लांट से काट देते हैं और नया प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया लेयरिंग। लेयरिंग के बाद जो अगला मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। द स्टेम ऑफ ए प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विथ ग्राफ्टिंग वैक्स, और उससे जो प्लांट डेवलप करता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग डिजायरेबल कैरेक्टर यानी वांछित कैरेक्टर प्राप्त कर, मान लीजिए हमने एक जो है आपका ऑरेंज का प्लांट लगाया, वो डेवलप तो बहुत अच्छा किया, ग्रोथ भी बहुत अच्छा किया, बहुत हेल्दी प्लांट डेवलप किया, लेकिन जब उसमें ऑरेंज लगने की बात आई तो उसमें बहुत छोटा छोटा ऑरेंज लगा। उसका बाद एक और हमने प्लांट लगाया, ऑरेंज का प्लांट आया, उसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, बहुत बड़ा बड़ा जो है उसमें ऑरेंज आया, लेकिन प्लांट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, धीरे धीरे जो है वो प्लांट बहुत कमजोर हो गया, और उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका नीचे का जो इस तरह का पोर्शन है, स्टेम का जो पोर्शन है, रूट का पोर्शन है, वो कमजोर हो गया, लेकिन ऊपर के जो प्लांट जो है हिस्से में जो है वो बहुत बड़ा बड़ा फल लगा। तो मेरा यहाँ क्या डिजायरेबल हो गया, प्लांट तो वो अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो फल भी नहीं दे पाएगा। फल तो बड़ा बड़ा साइज का है, लेकिन एक फल का साइज छोटा हो गया, प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो किया। तो हम लोग उस डिजायरेबल कैरेक्टर मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग वाले में, और उसका कैरेक्टर को मिला देते हैं। यानी हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग प्लांट है, इस तो स्ट्रॉन्ग है, चलिए बहुत डेवलप करवा रहा है, तो इसका हम लोग लेते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं, इसका स्टॉक बोलते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो होता है स्टेम विथ रूट के पार्ट जो होता है उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं, इसको काट लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा प्लांट जो होता है, जो मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा बड़ा ऑरेंज ग्रो कर रहा है, उस वाले प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा काट करके लाते हैं और इसमें फिट कर देते हैं, जिसको हम लोग सियोन बोलते हैं, SCION। ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, लीफ और फ्लावर वाला जो हिस्सा रहता है, उसको हम लोग सियोन बोलते हैं। उसका सियोन जो है दूसरे
बड़े बड़े ऑरेंज वाले प्लांट का सीओन को हम लोग स्ट्रॉन्ग प्लांट के स्टेम में, रूट के स्टेम में फिट करते हैं, रूट स्टेम में उसको स्टॉक में, यानी सीओन को स्टॉक में फिट कर देते हैं और उसको जो है हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर देते हैं, कवर करके उसको मॉइस्ट कर देते हैं, गीला कर देते हैं थोड़ा दिन तक, तो उसमें जो है कि रूट जनरेट कर जाता है, उसमें नया प्लांट डेवलप कर जाता है और इस तरीके से हमको उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर दोनों स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, बहुत तेजी से ग्रो भी करता है और उसमें बहुत बड़ा बड़ा प्लांट मतलब फल भी लगता है। तो उस डिजायरेबल कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए हम लोग ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर करके सीओन और स्टॉक को जोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। Advantages of vegetative propagation. Plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. अगर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्लांट्स लगाते हैं तो उसमें फूल और फल बहुत जल्दी आता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स इन लेस टाइम। बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ए मोर रैपिड, बहुत तेज होगा, ईजियर है, बहुत आसान है, एंड चीपर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स। इस तरीके से कटिंग करके हम लगा दिए, उससे बहुत सारा प्लांट निकल गया, जितना डाली काटे उतना प्लांट्स निकल गया, तो बहुत तेजी से ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा इससे हम लोग प्लांट जो है ग्रो करवा सकते हैं, उसमें फूल और फल भी बहुत जल्दी लगता है, ये उसका एडवांटेज है। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. इससे हम लोग सीडलेस प्लांट भी ग्रो करवा सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं हम लोग वाटरमेलन में बहुत बीज नहीं रहता है, आजकल हम लोग देखते हैं पपीता में बहुत बीज नहीं रहता है, तो सीडलेस प्लांट कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसके बाद जो है आपका all plants produced are genetically similar enough to the parent plants, और जो parent plants से मिलता जुलता रहता है, क्योंकि हम लोग उसी से प्लांट को ग्रो करवाते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है पेरेंट प्लांट से सिमिलर आइडेंटिकल कैरेक्टर को शो करता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग का जो बच गया है वो है टिश्यू कल्चर। जैसे हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड है जो कि हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। हम लोग दो तरह से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। एक करते हैं हम लोग फील्ड में, जिसमें हम लोग ग्राफ्टिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग करते हैं। उसके बाद जो है जब हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। इसका एक और नाम है माइक्रो प्रोपागेशन। बहुत से थोड़े हिस्से से बहुत अधिक संख्या में प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये माइक्रो प्रोपागेशन। फ्रॉम माइक्रो से हम बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल को प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, इंडिविजुअल प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या क्या बोलता है, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको बता देंगे कि जैसे प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है, टिप ऑफ द प्लांट, वहां से हम ग्रुप ऑफ सेल्स, 4-5 सेल्स को निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। और उनको निकाल करके जो है हम लोग ग्रोइंग टिप जहां से ग्रोथ होता है उसको रखते हैं और उसको हम लोग लेबोरेटरी में रखते हैं। ये स्पेशलाइज ट्रेंड पर्सन करता है, कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और ये बहुत ही टेढ़ा टेक्निक है, लेकिन इसके जरिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं और बहुत रैपिड करवा सकते हैं। खासकर ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, सजावटी पौधे गमले में जो हम लोग लगाते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करता है और प्लांट लाते ही लगाते हम लोग तुरंत फूल खिल जाता है। तो ये टिश्यू यानी ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, जो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके बाद जो है वही लिखा हुआ है कि इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट, वहां से निकाल लेते हैं। उसके बाद दे आर रिमूव्ड, द रिमूव्ड सेल्स आर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम में, उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में रख देते हैं, जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में उसको रखते हैं, वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। वहां पर बहुत सारा उस डिवाइड करता है रैपिडली, उसमें हम लोग अगर डालते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं और जिसके कारण वो तेजी से ग्रो करता है और डिवाइड करके वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। नाउ द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर उसको हम लोग दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, जहां पर जो है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन
के लिए हम लोग हार्मोन्स देते हैं, चूंकि ग्रोइंग टिप से तो हम लोग हटा दिया है, तो आर्टिफिशियल हार्मोन ऑक्सिन्स वगैरह वहां प्रोवाइड कर देते हैं, जहां उसका फिर फर्दर ग्रोथ होता है और डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे छोटे-छोटे हजारों की संख्या में प्लांटलेट्स डेवलप कर जाते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल टू ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। फिर उन छोटे-छोटे प्लांटलेट्स को, यानी छोटे-छोटे पौधे जैसे जो प्लांट होते हैं, उनको हम लोग निकाल करके मिट्टी में लगा देते हैं और उससे हम लोग बहुत सारा प्लांट को रेज कर सकते हैं। हजारों की संख्या में प्लांट्स हम लोग छोटे से 4-5 सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से तैयार करते हैं। दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। और इस तरह से इस प्लांट से हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स को सजावटी गमले में, पौधे में गेंदा है, गुलाब है, वो लोग उसको, और भी बहुत सारा आर्टिफिशियल वैरायटी वो हम लोग जैस्मिन वगैरह का यूज करते हैं और उसको बहुत तेजी से ग्रो करवाते हैं और बहुत फास्ट और रैपिडली ग्रो करता है। तो ये एडवांटेज है टिश्यू कल्चर टेक्निक का और टिश्यू कल्चर मेथड से ऐसा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग का लास्ट जो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो छठा मेथड था, वो था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो ब्रेड मोल्ड में, यानी राइजोपस जो है फंगस में होता है, फंजाई में होता है, जो आपको एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में पढ़ना है। तो स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मल्टी सेलुलर फंजाई called rhizopus, that is called bread mold. The special cells which helps in reproduction are called spores. और ये स्पोर के जरिए करता है, इसलिए स्पेशल सेल जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं उनको स्पोर्स कहते हैं और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के जरिए होता है। द स्पेशल सेल्स which helps in reproduction are called spores. A number of sporangia are produced by the parent plant which contains spores. The bursting of sporangia releases spores in the environment which grow and give rise to new individual. और जब स्पोर ब्रस्ट करके स्पोरेंजिया से रिलीज होता है, तो जब वो एनवायरमेंट में बिखर जाता है, तो जब वो ब्रेड के सड़े हुए टुकड़े पर, यानी कि ब्रेड का जो खराब है और डंपी मॉइस्ट प्लेस में जब वो गिरता है, तो वो ग्रो कर जाता है और नया उससे जो है आपका फंगस का डेवलपमेंट होता है। तो एक्चुअली इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे आप देखे होंगे बुक में दिया होगा, जैसे ये इस तरह से एक स्पोर फॉर्मेशन में इस तरह से बॉल्ब्स बना होता है, बॉल्ब्स, ये स्पोरेंजिया है। ये आप एनसीईआरटी के बुक में देखे होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रिजॉइड्स। ये है रिजॉइड्स। उसके बाद ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉब्स इसको बोलते हैं, ब्लॉब्स, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ये है आपका जो हम लोग बोल रहे हैं यहां पर आपका स्पोरेंजिया। ये है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो है रहता है बहुत सारा स्पोर्स, और ये स्पोरेंजिया जो होता है ये स्पोर्स रखता है। जब मैच्योर कर करके इंडिविजुअल जो, यानी कि ब्रेजोपस यानी ब्रेड मोल्ड होता है, जब वो ग्रोथ कर जाता है और मैच्योर कर जाता है, तो उसका स्पोरेंजिया जो है वो फट जाता है और उससे बहुत सारा स्पोर्स जो है, मेनी स्पोरेंजिया यहाँ लिखा हुआ है, विच कंटेन्स स्पोर्स। ए नंबर ऑफ स्पोरेंजिया which helps in reproduction are called spores. A number of sporangia are produced by the parent plant which contain spores. ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स है। और ये जब ब्रस्ट करता है, तो ब्रश करने के बाद स्पोर्स रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद वो जब सड़े हुए रोटी के टुकड़े पर या डैम्पी मॉइस्टी प्लेस पर जब वो गिरता है, तो वो वहां पर जो है वो ग्रोथ करता है, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाता है, मॉइस्चर वगैरह और अंधेरा वगैरह मिलता है, तो उस डैम्पी प्लेस में वो ग्रो करता है, यहाँ फंगस ग्रो करता है, और उस तरह से ब्रेड के ऊपर भी गिरता है, तो स्लाइस पर वो खराब ब्रेड पर, तो वो ग्रो करके स्पोर्स के जरिए जो है वो आपका नया राइजोपस का निर्माण करता है, नया ब्रेड मोल्ड का फॉर्मेशन करता है, which sporangia releases spores in the environment which grow and give rise to new individual आफ्टर गेटिंग द फेवरेबल कंडीशंस। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन, और इस तरह से हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6 मेथड को यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम लोग पार्ट 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारा जो है वो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।